नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है आपके मन में कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जो शायद उस वक्त विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य मतलब एमएलए या एमएलसी नहीं है, वो सदन में अपनी बात कैसे रखते होंगे या फिर बहस में हिस्सा कैसे लेते हैं? मतलब ये मुमकिन भी है क्या? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। भारतीय संविधान का एक खास अनुच्छेद है, अनुच्छेद 177। ये अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को विधानमंडल में कुछ आप कह सकते हैं विशेष अधिकार देता है। हमारे पास इस विषय पर एक जानकारीपूर्ण यूट्यूब वीडियो का अंश है जो इस अनुच्छेद 177 को काफी बारीकी से समझाता है। तो आज हमारा मकसद है इस अनुच्छेद को समझना, ये क्या है असल में, इसे संविधान में क्यों शामिल किया गया और आज की राजनीति और शासन व्यवस्था में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये जो अनुच्छेद 177 है, ये आखिर कहता क्या है? इसकी मूल बात क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी भाषा तो सीधी है, लेकिन इसका असर काफी गहरा है। अनुच्छेद 177 ये कहता है कि हर मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को ये अधिकार होगा कि वो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में, मतलब चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, वहां बोल सकें और उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। हिस्सा ले सकें यानी वो बहस में शामिल हो सकते हैं? सदस्यों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सरकार की नीतियों पर रोशनी डाल सकते हैं, किसी समिति के सदस्य होने पर वहां भी बोल सकते हैं। मतलब सदन की जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो सदन की चर्चाओं का हिस्सा बन सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या? अनुच्छेद साफ कहता है कि इस अधिकार के होते हुए भी अगर वो मंत्री या महाधिवक्ता उस खास सदन के सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें उस सदन में किसी भी मुद्दे पर वोट देने का यानी मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। हो। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। तो मतलब बोलने का, बहस करने का, जानकारी देने का अधिकार तो पूरा है, पर अगर आप उस सदन के चुने हुए या मनोनीत सदस्य नहीं है, तो आप किसी प्रस्ताव या विधेयक पर वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही। यानी संक्षेप में कहें तो वो एक फॉर्मूला सा बन गया, बोलो हाँ, वोट नहीं, अगर सदस्य नहीं है तो। एकदम सही कहा आपने। ये एक तरह से उन्हें सदन में आवाज तो देता है, पर विधायी शक्ति मतलब वोटिंग पावर नहीं देता। हाँ, ये प्रावधान उन्हें सदन के मंच का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि वे सरकार का पक्ष रख सकें या शायद कोई कानूनी सलाह दे सकें। लेकिन जो अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो मतदान के माध्यम से होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सदन के सदस्यों के लिए ही आरक्षित है। ये विधायिका की संप्रभुता को बनाए रखता है। ये समझना जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान रखा ही क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? मतलब इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और इसके पीछे ना संविधान सभा की बहसों में काफी विचार विमर्श हुआ था। मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं दो थे। एक तो सरकार के कामकाज में निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, और दूसरा विशेषज्ञता को सरकार में जगह देना। विशेषज्ञता कैसे? हाँ, सोचिए कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र का विशेषज्ञ, मान लीजिए अर्थशास्त्र का या तकनीक का या कानून का कोई बड़ा जानकार है, और सरकार उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहती है, उन्हें मंत्री बनाना चाहती है, लेकिन वो व्यक्ति उस समय विधायक या एमएलए नहीं है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुच्छेद 177 ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति को मंत्री बनाने के बाद वो तुरंत विधानमंडल के सदनों में जाकर सरकार की नीतियों का बचाव कर सकें, सदस्यों के सवालों के जवाब दे सकें और अपने मंत्रालय के कामकाज पर सदन को जानकारी दे सकें। अगर ये प्रावधान ना होता तो उन्हें सदस्य बनने तक इंतजार करना पड़ता, जिससे हो सकता है सरकार का काम रुक जाता या सदन में उस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाता। सही बात है। और महाधिवक्ता के लिए भी यही तर्क लागू होता है? महाधिवक्ता के मामले में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है ना? कई बार विधानमंडल में ऐसे जटिल कानूनी या संवैधानिक मुद्दे उठते हैं जिन पर सदन को स्पष्टता चाहिए होती है। तो अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता को ये अधिकार देता है कि वो सीधे सदन में जाके कानूनी पक्ष रख सकें, किसी विधेयक के कानूनी पहलुओं को समझा सके या सदस्यों के कानूनी शंकाओं का समाधान कर सके। इससे सदन को बेहतर कानून बनाने में मदद मिलती है एक तरह से। और क्या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? मतलब संविधान सभा में इस पर किसने खास तौर पर बात रखी थी? हाँ, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रावधान का पुरजोर समर्थन किया था।
उनका मानना था कि हमें सरकार में सबसे योग्य और सक्षम लोगों को लाने का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए, भले ही वो तात्कालिक रूप से चुनाव जीतकर ना आए हों। उन्हें सदन में बोलने का अधिकार देने से सरकार चलाने वाली शाखा यानी कार्यपालिका और कानून बनाने वाली शाखा यानी विधायिका के बीच बेहतर तालमेल और समझ बनती है। ये दिलचस्प है कि कैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय की जरूरत को उस वक्त ही पहचान लिया गया था। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर का ये भी मानना था कि इससे मंत्री सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेह महसूस करेंगे, भले ही वो सदस्य ना हों, क्योंकि उन्हें सदन में आकर अपने कामों का ब्यौरा तो देना ही होगा, जवाब देना होगा। जानकारी ये भी बताती है कि ये विचार कुछ हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भी प्रेरित था, जहां मंत्रियों को कुछ खास परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों में बोलने की अनुमति होती है, भले ही वो केवल एक सदन के सदस्य हों। हालांकि भारत में इसे मंत्रियों के साथ साथ महाधिवक्ता तक भी बढ़ाया गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात और संविधान निर्माताओं की सोच। ये तो काफ़ी दूरदर्शी लगता है उस समय के हिसाब से। पर आज के दौर में क्या ये अनुच्छेद उतना ही प्रासंगिक है? क्या इसके हालिया उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं? हाँ, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि आजकल गठबंधन सरकारें बनती हैं। विशेषज्ञों को सीधे सरकार में लाने का चलन भी बढ़ा है। हमारे स्रोत में इसके कई हालिया उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि अनुच्छेद सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि असलियत में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जरा कुछ उदाहरण बताएंगे? जैसे स्रोत में उत्तर प्रदेश का 2025 का एक उदाहरण दिया गया है। अरविंद शर्मा जी, जो एक बहुत अनुभवी पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्हें सक्रिय राजनीति में लाया गया और बिना चुनाव लड़े सीधे ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। अब मंत्री के तौर पर उन्हें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में अपने विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने होते थे, नीतियों पर बयान देना होता था। ये अनुच्छेद 177 के तहत ही संभव हुआ कि वो सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। बाद में निश्चित रूप से उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत सदस्य बनना पड़ा। हाँ, ये तो एक अहम उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को सीधे मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। और कोई उदाहरण? महाराष्ट्र का शायद? हाँ, महाराष्ट्र का उदाहरण भी स्रोत में है। जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो उस शुरुआती दौर में वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सदन को संबोधित करना था, सरकार का नेतृत्व करना था। अनुच्छेद 177 ने उन्हें ये अधिकार दिया कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर सदन की कार्रवाई में भाग ले सकें और बोल सकें। बाद में, जैसा कि संवैधानिक जरूरत है, वो विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य बने। ये दिखाता है कि कैसे सरकार के शीर्ष पद पर भी ये अनुच्छेद लागू होता है। ये तो मंत्रियों के उदाहरण हुए। महाधिवक्ता की भूमिका का कोई हालिया उदाहरण है स्रोत में? केरल का कुछ जिक्र था शायद। हाँ, केरल का 2024 का एक मामला बताया गया है। वहां राज्य के महाधिवक्ता ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पर हुई बहस में हिस्सा लिया था। उस विधेयक में कुछ जटिल कानूनी और संवैधानिक पहलू थे जिन पर सदस्यों को स्पष्टीकरण चाहिए था। तो महाधिवक्ता ने सदन में उन कानूनी बारीकियों को समझाया और सदस्यों द्वारा उठाए गए कानूनी सवालों के जवाब दिए। ये अनुच्छेद 177 का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे महाधिवक्ता सदन की मदद करते हैं। दिल्ली सरकार का भी एक मामला बताया गया है स्रोत में, शायद 2023 का। वो क्या था? हाँ, दिल्ली का जिक्र भी है। स्रोत ये बताता है कि जब मनीष सिसोदिया जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद की किसी परिस्थिति में, स्रोत यहाँ थोड़ा अस्पष्ट है कि किस स्थिति की बात हो रही है, अनुच्छेद 177 के तहत उनके सदन में बोलने या भाग लेने का उल्लेख है। हो सकता है ये उनके पहले के कार्यकाल से जुड़ा हो या किसी और संदर्भ में हो। स्रोत बस ये इशारा करता है कि कैसे ये अनुच्छेद अस्थायी स्थितियों में भी काम आ सकता है, जैसे प्रश्नकाल में जवाब देना या नीतियों पर बात रखना, भले ही सदस्यता की स्थिति में कोई बदलाव आया हो। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री पद पर बना तभी रह सकता है जब वो सदस्य हो या फिर 6 महीने के अंदर बन जाए। ठीक है, तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये अनुच्छेद कितना व्यावहारिक और जरूरी है आज भी। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा भी है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते या मनोनीत हुए सालों साल मंत्री बना रहे और सदन में बोलता रहे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर भारतीय संविधान का संतुलन और उसकी खूबसूरती दिखती है। अनुच्छेद 177 अकेला नहीं खड़ा है, उसे एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और वो है अनुच्छेद 164(4). अनुच्छेद 164(4). वो क्या कहता है? अनुच्छेद 164(4) बहुत साफ तौर पर कहता है, वो कहता है कि अगर कोई मंत्री जो अपनी नियुक्ति के समय राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है और वो नियुक्ति की तारीख से लगातार 6 महीने की अवधि तक भी सदस्य नहीं बन पाता है,
तो उस 6 महीने की अवधि पूरी होते ही वो मंत्री नहीं रहेगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब अनुच्छेद 177 आपको बोलने का दरवाजा तो खोलता है, लेकिन अनुच्छेद 164 उस दरवाजे पर एक तरह का 6 महीने का टाइमर लगा देता है। बिल्कुल। मतलब आप विशेषज्ञ के तौर पर आइए, सरकार का काम संभालिए, सदन में बोलिए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको जनता का या सदन का विश्वास, मतलब चुनाव या मनोनयन द्वारा हासिल करके सदस्य बनना ही होगा। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं ना? आपने बिल्कुल सही समझा। अनुच्छेद 177 एक सुविधा है, कह सकते हैं एक छूट है, जो विशेषज्ञता और प्रशासनिक निरंतरता के लिए दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 164(4) को लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को बनाए रखता है कि मंत्री अंततः विधायिका के सदस्य होने चाहिए और उसके प्रति सीधे जवाबदेह होने चाहिए। ये 6 महीने की अवधि एक तरह की मोहलत है, कोई स्थायी अधिकार नहीं है। क्या इस 6 महीने वाली बात पर कभी कोई विवाद या अदालती मामला भी हुआ है? हाँ, ये 6 महीने की अवधि कई बार राजनीतिक बहस का मुद्दा बनी है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में अपने एक फैसले में इस 6 महीने की अनिवार्यता को फिर से मजबूती से दोहराया है। कोर्ट ने साफ किया है कि ये 6 महीने की अवधि एक बार की सुविधा है। इसे बार बार इस्तेमाल करके बिना सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहना संविधान की भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही एक व्यापक बहस भी चलती रहती है, जैसे कि स्रोत इशारा करता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और संविधान विशेषज्ञ ये सवाल उठाते हैं कि क्या गैर सदस्यों को मंत्री बनाना, भले ही 6 महीने के लिए ही सही, लोकतंत्र के प्रतिनिधि स्वरूप के सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाता है। उनका तर्क होता है कि मंत्री तो सीधे जनता द्वारा चुने गए या मनोनीत प्रतिनिधि होने चाहिए, जिन्हें सदन का विश्वास हासिल हो। और दूसरी तरफ क्या तर्क दिया जाता है इसके बचाव में? दूसरी तरफ का तर्क ये है कि भाई आज का शासन बहुत जटिल हो गया है। सरकार को चलाने के लिए कई बार खास तरह की विशेषज्ञता और अनुभव की जरूरत होती है, जो शायद चुने हुए नेताओं में तुरंत उपलब्ध न हो। ये अनुच्छेद सरकार को वो लचीलापन देता है कि वो ऐसे विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकें, और 6 महीने की समय सीमा ये सुनिश्चित करती है कि ये विशेषज्ञता लोकतांत्रिक जवाबदेही की कीमत पर न आए। तो ये एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास है संविधान का। ये वाकई एक महत्वपूर्ण संतुलन है। तो चलिए, हमने जो चर्चा की उसे अब थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 177 राज्य के मंत्रियों और महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है, भले ही वो उस सदन के सदस्य ना हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी वो बोलो हाँ वोट नहीं वाला मामला है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि इसका उद्देश्य सरकार में विशेषज्ञता लाना था, कामकाज में निरंतरता बनाए रखना था और कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। इसकी जड़ें संविधान सभा के बहसों और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों तक जाती हैं, और ये कुछ हद तक ब्रिटिश मॉडल से भी प्रेरित है, जैसा हमने बात की। और ये भी साफ हुआ कि ये अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 164(4) ये तय करता है कि अगर कोई मंत्री 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। ये 6 महीने की सीमा सुनिश्चित करती है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अंततः कायम रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी मोहर लगाई है। सही कहा आपने। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि संविधान निर्माता कितने व्यावहारिक थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व के आदर्श और प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश की। अनुच्छेद 177 और 164(4) ये दोनों मिलकर इसी संतुलन के प्रतीक हैं। तो आज की चर्चा से अनुच्छेद 177 और उससे जुड़े पहलू काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब शासन के मुद्दे लगातार और ज्यादा जटिल और तकनीकी होते जा रहे हैं, आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, तो क्या हमें विशेषज्ञता और प्रत्यक्ष चुनावी जनादेश के बीच जो मौजूदा संतुलन है उस पर फिर से सोचने की जरूरत है? आप कह रहे हैं कि क्या ये 6 महीने की अवधि काफी है, या क्या विशेषज्ञों को सरकार में लाने के और रास्ते होने चाहिए, या फिर हमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ही और मजबूत करने पर जोर देना चाहिए? क्या ये सवाल है? हाँ, यही सवाल है। क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त लचीलापन देती है, या क्या इसमें बदलाव की जरूरत है ताकि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे बेहतर दिमागों का इस्तेमाल कर सकें, और वो भी बिना लोकतांत्रिक जवाबदेही से समझौता किए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लगातार विचार विमर्श होते रहना चाहिए। इस पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं।